एक खुली अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय है। तो राष्ट्रीय आय जो है वो हमारे क्या है, वाई। सी जो है वो उपभोग है, आई जो है निवेश है, जी है जो गवर्नमेंट, एक्स जो है वो खर्च है, एम जो है कुल निर्यात और कुल आयात है। तो इसमें राष्ट्रीय आय क्या होगा, तो उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च, कुल आयात और कुल निर्यात। तो सरकारी जो ये राष्ट्रीय आय रहता है, तो राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है, उपभोग और निवेश का जोड़ और सरकारी खर्च का जोड़, और जितना आयात के रहते हैं और जितना निर्यात के रहते हैं और जितना आयात के रहते हैं, दोनों का घटाव रहता है हमारा राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय बराबर क्या हो जाएगा, सी वाई। वाई मतलब राष्ट्रीय आय, सी मतलब उपभोग, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, सरकारी गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, एक्स मतलब निर्यात, एम मतलब आयात। निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना करने की विधि नहीं है। तो हमें गणना करने की विधि ज्ञात करनी है एक सकल घरेलू उत्पाद की। तो उत्पादन विधि है, आयात विधि है, व्यय विधि है, ह्रासमान लागत विधि नहीं होता। तो इसमें एक ही नहीं है, बाकी सब तो होता है, तो इसलिए एक सही होगा। सकल घरेलू गणना करने की 3 विधियाँ अपनाई जाती हैं, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। ह्रासमान लागत विधि के माध्यम से सकल घरेलू उत्पाद की गणना की जाती है। निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी एवं सकल घरेलू उत्पाद जीएनपी है। जो सकल घरेलू उत्पाद और एनएनपी है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद, तो राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन किया जाता है, तथापि ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। जीएनपी किसी देश के नागरिकों द्वारा देश के भीतर या बाहर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम मूल्यों एवं सेवाओं के कुल का मूल्य होता है, जिसमें पूंजीहास डिप्रिसिएशन को घटाने पर एनएनपी प्राप्त होता है। अर्थात एनएनपी होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस मूल्यह्रास। अतः ए और डी दोनों विकल्प सही माना जा सकता है। दोनों भिन्न भिन्न हैं और राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन करते हैं। भारत के राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, अल्प रोजगार तो है लेकिन अल्प रोजगार को गिना जाता है। मुद्रास्फीति भी गणना में समस्या नहीं है। बचत का निम्न स्तर भी गणना में समस्या नहीं है। असंगठित क्षेत्र, जो असंगठित क्षेत्र हैं, काम करने वाले लोग की आय की गणना करने में उचित उपकरण तरीका उपलब्ध न होने के कारण राष्ट्रीय आय में गणना में असंगठित क्षेत्र की समस्या है। मतलब क्या होता है कि असंगठित क्षेत्र में ऐसे मजदूर भी काम करते हैं जिनकी दिहाड़ी 400 रुपये भी है और 800 रुपये भी है, तो इनका काउंट कर पाना मुश्किल होता है। इस वजह से असंगठित क्षेत्र में आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना करने में एक समस्या है, क्योंकि इन कथनों को पढ़े सही कथन को चुनिए। सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद जो रहता है सकल घरेलू उत्पाद और मूल्यह्रास के बराबर रहता है। कथन तो कहता है प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम, शुद्ध घरेलू उत्पाद और राष्ट्र की कुल जनसंख्या बटे राष्ट्र की कुल जनसंख्या। कथन 3 कहता है विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करने हेतु शुद्ध घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षा बेहतर माना गया। तो इसका देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ प्री में पूछा गया था 20 में। सकल घरेलू उत्पाद का अभिप्राय एक वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं मौद्रिक मूल्य से है, जिसमें से स्थिर पूंजी के उपभोग को घटा दिया जाता है। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर
सकल घरेलू उत्पाद माइनस डेप्रिसिएशन, तो उसमें प्लस था तो पहला कथन तो गलत हो गया। प्रति व्यक्ति आय में एक राष्ट्र या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है। प्रति व्यक्ति आय का उपयोग किसी क्षेत्र के औसत प्रति आय निर्धारित करने और आबादी के जीवन स्तर और गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए किया जा सकता है। किसी राष्ट्र के लिए प्रति व्यक्ति आय की गणना देश के राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करके की जाती है। किसी देश की सीमा में एक निर्धारित समय के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्यों को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहते हैं। यह किसी देश के घरेलू उत्पाद का व्यापक माप होता है और इससे किसी देश की अर्थव्यवस्था की सेहत पता चलती है। परंतु विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करने हेतु शुद्ध घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षा बेहतर मानक है, क्योंकि इसमें घिसावट मूल्य घटा दिया जाता है जिससे वास्तविक अंतिम मूल्यों और सेवाओं के मूल्य को पता चलता है। ठीक है, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतों और मौद्रिक आय दोनों में दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय होगा। यदि दी हुई समयावधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय हमें पता करनी है। यदि दी गई समयावधि में कीमतों और मौद्रिक आय दोनों दुगनी होने पर वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी, तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी। समयावधि और कीमतों की मौद्रिक आय दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि बढ़ी हुई कीमतें बढ़ी हुई मौद्रिक आय के प्रति संतुलित कर देगी, जिससे वास्तविक आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, यदि दी हुई समयावधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दोगुनी होने पर वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि बढ़ी हुई कीमतें बढ़ी हुई मौद्रिक आय के प्रति संतुलित कर देंगी, जिससे वास्तविक आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है। इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता। सैद्धांतिक रूप से आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है, तो देखते हैं। आर्थिक विकास में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी व प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का ध्यान रखा जाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि का ध्यान, प्रति व्यक्ति सकल उत्पाद में ध्यान रखा जाता है, लेकिन विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि पर ध्यान नहीं दिया जाता। 13वां क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो अमर्त्य सेन कल्याणकारी अर्थव्यवस्था से संबंधित है, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था से संबंधित है, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था। उनके अनुसार आर्थिक विकास का मुख्य लक्ष्य मानवीय विकास है। तो पहला लक्ष्य मानवीय विकास वस्तुन्मुख होना चाहिए, तो वस्तुन्मुख तो नहीं है, ये क्या है, मानवीय विकास, तो मतलब ये जन उन्मुख है, तो दूसरा कथन सही है। अपने इसी दृष्टिकोण के कारण अमर्त्य सेन ने भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में प्रश्नगत 2-3 विचार इसे जन उन्मुख होना चाहिए। ठीक, सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए। विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए, तो इसमें से 2-3-4 सही हैं। यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए व्यक्त किया गया था अमर्त्य सेन ने। वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र इकोनॉमिक साइंस में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया कि भविष्य में भारतीय नियोजन वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। प्रोफेसर राजकृष्णन ने वर्ष 81 में अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन में बोलते हुए हिंदी वृद्धि दर का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्रोफेसर
राजकृष्णन ने 1981 में। उनके अनुसार हिंदू परंपरा जो विकास के अनुकूल नहीं है अथवा जिसमें विकास को प्रश्रय नहीं दिया जाता, वे कारण ही भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर 3.5% के आसपास बनी हुई है। स्पष्ट है प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा प्रयुक्त हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय जीडीपी से संबंधित था। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित था? हिंदू वृद्धि दर जीडीपी से संबंधित था। अर्थव्यवस्था में सामान्यतः युग्मित होता है। अर्थव्यवस्था में क्या युग्मित होता है? स्फीति के साथ। अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास के साथ समानता वस्तुओं की मांग के साथ आय में वृद्धि होती है। इसी कारण आर्थिक विकास समानता स्फीति के साथ युग्मित होता है। निम्न से जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद को में श्रम की भागीदारी कम है। कीमतों की तुलना में मजदूर कम है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम भागीदारी कम होने का कारण कीमतों में मजदूरों का कम होना है। कीमत वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, जिस कारण मजदूरों में यदि वृद्धि होती है तो भी परिणामी लाभ कम होता है। इसके बाद है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, सुपोषित विकास, जीवन की गुणवत्ता। तो सुपोषित विकास जीवन की गुणवत्ता जो है वो सकल घरेलू उत्पाद पर निर्भर है। सुपोषित विकास जो है वो पर्यावरण पर है। सुपोषित विकास जो है वो स्वास्थ्य पर है। आर्थिक विकास संरचनात्मक परिवर्तन से है। आर्थिक वृद्धि पर्यावरण से है। तो इसमें बी सही हो जाएगा। आर्थिक विकास संरचनात्मक परिवर्तन, आर्थिक वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद, सुपोषित विकास, पर्यावरण, जीवन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सकल घरेलू उत्पाद में विगत 1 दशक में 4 गुना वृद्धि हुई। तो विगत 1 दशक में 4 गुना वृद्धि हुई है, तो ये रॉन्ग है। विकल्प 10 वर्षों में 4 गुना वृद्धि हुई नहीं है। सकल घरेलू उत्पाद में सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रतिशत अंश में विगत 1 दशक में कमी आई है। सकल घरेलू उत्पाद में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिशत अंश में विगत 1 दशक में कमी आई है, तो ये कथन सत्य है। तो ये केवल भी कथन एक असत्य है, क्योंकि विगत 1 दशक में भारत में जीडीपी में 4 गुना वृद्धि नहीं हुई। दूसरी ओर कथन 2 सत्य है, क्योंकि विगत 10 दशक में जीडीपी में सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा कम हुआ है, जबकि निजी क्षेत्र का बढ़ा है। अतः अभिष्ट उत्तर भी होगा। एक को बी से मिलाना है। सबसे पहला क्वेश्चन, तेजी, सुस्ती, मंदी, सुधार। तो इसे क्या कहते हैं? सुस्ती अल्प रोजगार एवं बेरोजगारों के आधार पूर्व आय उत्पादन और रोजगार में गिरावट। तो देखते हैं तेजी क्या होता है। बृहद स्तर पर बढ़ती हुई आय, उत्पादन एवं रोजगार के साथ उच्च स्तर पर व्यावसायिक कार्यकलाप। तो तेजी का बृहद स्तर पर बढ़ती हुई आय, उत्पादन एवं रोजगार के साथ उच्च स्तर का व्यावसायिक कार्यकलाप है। दूसरा है सुस्ती, धीमी गति के व्यावसायिक कार्यक्रम के साथ आय, उत्पादन एवं रोजगार में क्रमशः गिरावट। मंदी, अल्प रोजगार एवं बेरोजगारी का अभूतपूर्व स्तर, आय, उत्पादन एवं रोजगार में तीव्र गिरावट। सुधार, मूल्य, आय, उत्पादन एवं रोजगार के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि। ठीक है। बृहद स्तर पर बढ़ती हुई आय और उत्पादन एवं रोजगार के साथ उच्च स्तरीय व्यावसायिक क्रियाकलाप अर्थव्यवस्था में तेजी का पर्याय है। इसी तरह धीमी गति से व्यावसायिक कार्यकलाप के साथ आय, उत्पादन एवं रोजगार में क्रमशः गिरावट रिसेशन का द्योतक है।
अर्थव्यवस्था में मंदी का अर्थ होता है अल्प रोजगार एवं बेरोजगारी का अभूतपूर्व स्तर, अनप्रेसिडेंट लेवल तथा आय उत्पादन एवं रोजगार में तीव्र गिरावट, मूल्य आय उत्पादन एवं रोजगार में समान स्तर में लगातार वृद्धि अर्थव्यवस्था के सुधार मापदंड है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मेल्ट डाउन, मंदी, स्लो डाउन। तो इनमें से मेल्ट डाउन स्टॉक कीमतों में गिरावट, मंदी समृद्धि एवं दर की गिरावट। तो मेल्ट डाउन जो प्रतिभूतियों एवं बंद पत्रों की गिरावट की स्थिति है, जबकि मंदी व्यावसायिक एवं औद्योगिक चक्रों के संकुचन की स्थिति है। स्लो डाउन आर्थिक क्रियाओं के ह्रासमान स्थिति है। नीचे दो वक्तव्य हैं। भारतीय आर्थिक नीति अंदर और बाहर दोनों ओर से अधिकाधिक आलोचना हो रही है, क्योंकि आलोचना अधिकांशतः आदर्शों के भेदों पर आधारित होती है। तो इसमें जो ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए का स्पष्टीकरण करता है। ठीक है। इसके बाद है 1991 में आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति क्या थी? तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण सभी थी। 1991 में आर्थिक नीति जो मुख्यतः उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण पर आधारित थी को अपनाए जाने की आलोचना भी अभी भी जारी है। विश्व के विकसित देश नई आर्थिक नीति को समग्र एवं निश्चित समग्र में समय न अपनाए जाने के कारण जब भारतीय सरकार की आलोचना कर रहे हैं, वहीं भारत के भीतर इसकी आलोचना इस आधार पर हो रही है कि नई आर्थिक नीति के कारण भारतीय पूंजीवाद अंगीकरण कर रहा है और संविधान में उल्लिखित समाजवाद के पथ से विचलित हो रहा है। वस्तुतः यह आलोचना आदर्शों के मतभेदों पर ही आश्रित है। भारत में आर्थिक उदारीकरण, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन क्या है? तो औद्योगिक लाइसेंस नीति के वास्तविक बदलाव के साथ ये शुरू हो गया था भारत में आर्थिक उदारीकरण। भारत में अपनाई गई आर्थिक नीति के दो घटकों स्थिरीकरण और संरचनात्मक समायोजन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्थिरीकरण क्रमिक बहुपद उपक्रम है। तो इसमें से जो सही कथन है, स्थिरीकरण का संबंध मुख्यतः ऐसी नीतियों के वर्ग से है जिसका क्रियान्वयन केंद्रीय सरकार करती है, जबकि संरचनात्मक समायोजन का संचालन राज्य सरकार को करना होता है। भारत में अपनाई गई नई आर्थिक नीति को दो क्रियान्वयन पहलू थे: स्थिरीकरण, संरचनात्मक समायोजन। स्थिरीकरण अर्थव्यवस्था की मांग के पक्ष में प्रबंधन से संबंधित है, जैसे मुद्रास्फीति नियंत्रण, राजकोषीय समायोजन, फिस्कल मैनेजमेंट तथा भुगतान संतुलन के क्षेत्र शामिल है। संरचनात्मक समायोजन अर्थव्यवस्था के पूर्ति पक्ष के प्रबंधन से संबंधित है, जिसमें व्यापार और पूंजी प्रवाह में सुधार, औद्योगिक विनियंत्रण, विनिवेश तथा वित्तीय क्षेत्र सुधार इत्यादि सम्मिलित हैं। यद्यपि स्थिरीकरण एवं संरचनात्मक समायोजन एक दूसरे के पूरक हैं, तथापि संरचनात्मक समायोजन क्षतिपूर्ति पक्ष से संबंधित होने के कारण स्थिरीकरण की अपेक्षा अधिक समय लेता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत, पायनियर किसे कहा जाता है? मनमोहन सिंह को कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण वर्ष 1991 से माना जाता है। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे। परिणामतः उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। तो अग्रदूत किसे कहा जाता है? मनमोहन सिंह को। भारत के व्यावसायिक संरचना के वर्षों बाद भी लगभग वैसा ही बने रहने का कारण क्या है? तो इसका कारण है निवेश का प्रतिमान पूंजी प्रधान उद्योगों की दिशा में उन्मुख रहना। इनमें से कौन सा कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र रियल एस्टेट का निर्माण करते हैं? तो इसमें किसानों को अपनी फसलें काटना और कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना एक
वास्तविक क्षेत्रक है। किसी अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र रियल सेक्टर से तात्पर्य फर्मों, घरों और वस्तुओं सेवा में उत्पादन में लगी अन्य एजेंसियों से है, जबकि वित्तीय क्षेत्र से तात्पर्य धन को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गतिमान करने से है। अतः किसानों ने अपनी फसलें काटना और कपड़ा मिलों कच्चे कपास को कपड़े में बदलना वास्तविक क्षेत्र से संबंधित है। या किसी वाणिज्यिक बैंक का किसी व्यापारिक कंपनी को धनराशि उधार देना तथा कॉर्पोरेट निकाय को विदेश में रुपया अंकित मूल्य बॉन्ड जारी करना वित्तीय क्षेत्र से संबंधित है। निम्न में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? प्रमुख कारक, विकास का प्रमुख कारक हमें पता करना है। इसमें कौन? तकनीकविद और नौकरशाह जो रहते हैं वो आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है। पूंजी एवं संचय तकनीक सुधार हैं, जनसंख्या में परिवर्तन है, विशेषकृत क्रियाओं और गतिविधियों में श्रम विभाजन भी है। नेक्स्ट में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचारक है? वर्ष के दौरान स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। तो बी हमारा सही आंसर है। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय है किसी समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय की वृद्धि से है। सामान्यतः यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो तो कहा जाता है कि आर्थिक समृद्धि हो रही है, परंतु आर्थिक समृद्धि के माप के लिए वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि को ही सबसे उपयुक्त माना जाता है। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो सबसे अच्छा सूचकांक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है प्रति व्यक्ति उत्पाद। सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति उत्पाद है। व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय होता है क्योंकि यह राष्ट्रीय आय के प्रति व्यक्ति उपलब्धता को दर्शाता है। किसी देश के जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है बेरोजगारी की दर से। निक्षेप तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करता यदि उसमें निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है। वर्तमान मूल्य करंट प्राइसेस पर प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम की वृद्धि ग्रोथ रेट स्थिर मूल्यों कंस्टेंट प्राइस पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है मूल्य स्तर की वृद्धि दर का। 1867 और 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये की थी। सर्वप्रथम अभी निश्चित किया था एम.जी. रानाडे ने, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक, सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन करते हुए 1867-68 में भारतीय प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होने का आकलन किया था। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पी.सी. महालनोबिस थे। डॉक्टर डी.आर. गाडगिल तथा वी.के. आर.वी. राव इस समिति के सदस्य थे। पी.सी. महालनोबिस। किस अर्थशास्त्री ने भारत सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो किसने? वी.के. आर.वी. राव ने। स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आय के अनुमान का सर्वप्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी द्वारा 1868 में किया गया था, जबकि प्रथम वैज्ञानिक अनुमान वी.के. आर.वी. राव द्वारा किया गया था। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा डेटा निम्न में से कौन सा कार्यालय एवं संस्थान जारी करती है? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि केंद्रीय सांख्यिकी आयोग सीएसओ का गठन 1951 में किया गया जो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करती है। वर्ष 2019 में सीएसओ और एनएसओ को मिलाकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ का गठन किया गया जो वर्तमान राष्ट्रीय आय के अंकों का आकलन करती है। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है एनएसओ द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा।
भारत की राष्ट्रीय आय कौन अनुमानित करता है? तो एनएसओ, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? एनएसओ द्वारा। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना, भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़ों को एकत्रित करने का काम कौन करता है? भारत रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी का संगठन। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़ों को एकत्रित करने का काम भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय पूर्व में सीएसओ द्वारा किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ है। आधार वर्ष का अर्थ क्या होता है? जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी गणना के लिए किया जाता है। तो अभी आधार वर्ष क्या है? 2011-12। अब वर्तमान में चेंज करने का प्लान है 2022-23 को। ठीक।